माननीय अध्यक्ष जी, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी ने इस चर्चा का आरंभ किया था और काफी अधिक मात्रा में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एक अवसर होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में सदन के अंदर चर्चा हो जाए। जो प्रमुख विषय उठे हैं मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन उससे पूर्व जो सप्लीमेंट्री आइटम्स हैं इनके पीछे मैं स्पष्ट कर दूं कि उद्देश्य क्या है। जो ये पूर्व उत्तर के राज्य और हिल स्टेट्स हैं, तीनों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, उनके संबंध में एक जीएसटी आउटगो लिखा है हमने। इस आउटगो का संबंध ये है कि पहले इन राज्यों को कई प्रकार के टैक्सेस से जो लोग उद्योग वहां पर निवेश करते थे उनको मुक्ति मिलती थी। अब जीएसटी में एग्जेम्पशन का कोई स्कोप नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन टैक्स है और डेस्टिनेशन पॉइंट पे होता है। इसलिए जिस स्टेट के अंदर पैदावार हुई उस स्टेट को कोई एग्जेम्पशन मिल जाए उसमें से उसकी संभावना नहीं है। लेकिन जो उद्योग इन राज्यों में लगे थे, क्योंकि उनको ये वायदा किया गया था कि एक समय सीमा के लिए उनको उस टैक्स से मुक्ति दी जाएगी, तो एक रिफंड का मैकेनिज्म बना है। एक चीज हम समझ लें कि जीएसटी के संबंध में सब प्रश्न हमसे करते हैं कई। इसमें तो 29 राज्यों की सरकार, 7 यूनियन टेरिटरीज, एक केंद्र, और जो जीएसटी से साधन आ रहे हैं उसका बंटवारा कैसे होता है। 50% टैक्स स्टेट में चला जाएगा, 50 सेंटर में आएगा। जो केंद्र में आएगा डिवोल्यूशन के तहत 42% वो भी राज्य को चला जाएगा। तो 50 पहले चला गया, 42 यानी कि 50 का 42 21, तो 71% चला गया। और 7-8-9% आप जोड़ लीजिए जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत राज्यों को जाता है, तो जीएसटी वाले में से भी जाएगा। तो इसलिए जीएसटी की किटी में से जो पैसा आएगा उसमें से लगभग 80% लाभ राज्यों के पास प्रत्यक्ष रूप से होने वाला है। और इसलिए राज्यों की जो अर्थव्यवस्था उससे सुधरती है एडिशनल कलेक्शन से। केंद्र को भी उसका लाभ होगा, केंद्र को इसका एक दूसरा लाभ भी होगा कि जो टैक्स बेस बढ़ता है उसका असर, मैं बाद में समझाऊंगा, इनकम टैक्स के ऊपर भी होता है। जो लोग टैक्स से आज तक बचते थे, आज अगर बचना संभव नहीं है और उनके व्यापार की पूरी रूपरेखा अधिकारियों के सामने आ जाती है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। उस इनकम टैक्स में से 58% केंद्र को रहता है, 42% राज्यों को जाता है। तो इसलिए केंद्र के पास अपनी आमदनी रहती है, राज्यों के पास अपनी रहेगी। क्योंकि इस जीएसटी का जो केंद्र का हिस्सा है उसका 58% केंद्र के पास रहेगा, 42 राज्य पे चला जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों में और हिल स्टेट्स में 58% रिफंड उन राज्यों के उद्योगों को केंद्र करेगा। तो उसके लिए क्योंकि यह व्यवस्था अभी जीएसटी काउंसिल में तय हुई, तो इसके लिए एक 2000 करोड़ की केंद्र ने व्यवस्था की है। जो रॉयल्टी है पेट्रोलियम की, कि आज तक राज्यों का कहना था, जैसे मेहताब जी ने कहा कि जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, जो मिनरल जहां है उनके साथ आप रॉयल्टी शेयर कीजिए, ये भी तेल के साथ भी यही स्थिति थी। तो जिन राज्यों से निकलता था वहां से उन राज्यों की भी अपेक्षा थी। कोर्ट में केसेस भी चलते रहे और उन तेल वाले जहां से निकलता था प्रांतों में से एक प्रांत गुजरात भी था। और गुजरात होने की वजह से
केंद्र की सरकार ने कई वर्षों तक गुजरात का नहीं देना था, तो इसलिए असम को भी नहीं मिलता था। उसमें अन्य प्रांत भी हैं, असम है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु इज ऑल्सो देयर। तो इसलिए इस सारी व्यवस्था को हमने समाप्त करके कि जिन राज्यों का जो रॉयल्टी ड्यू है उसका कुछ एरियर्स भी और करंट भी राज्यों को दिया जाए, तो हर बार हम व्यवस्था करते हैं कि वो रॉयल्टी पेमेंट उन राज्यों की हो जाए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और उसकी ये रॉयल्टी के लिए 7,000 करोड़ की व्यवस्था उसकी की गई है। उसके बाद पल्सेस के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, और ये इसकी मूल जो अधिकतर अमाउंट है इस सप्लीमेंट्री ग्रांट का इसमें से निकलने वाला है। जहां तक पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, पिछले 3-4-5 वर्षों से पूरे विश्व में परिस्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही है। मौजूदा वर्ष पहला वर्ष है जहां थोड़ा सा विश्व की स्थिति में सुधार आने की संभावना मानी जाती है, और उसके साथ साथ उसका कितना असर हम लोगों पे भी पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। और उसके कई संकेत आए हैं विश्व की स्थिति सुधरने से। हमने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से जो एक्सपोर्ट्स हैं देश से, उसके अंदर एक प्रकार से काफी सुधार आना शुरू हुआ है। जहां तक देश के आर्थिक डेटा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक डिटेल्स हैं, फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल नियंत्रण में है, और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन रहा है, जितना इस सरकार ने उस फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा है, शायद ही इतिहास में ऐसी कोई दूसरी सरकार नहीं रही। जिस वक्त हम सरकार में आए थे तो फिस्कल डेफिसिट जो स्टेटेड था वो 4.6% के करीब था। उसको धीरे धीरे लाते लाते इस वर्ष हम 3.2 तक ले आए हैं, आगे जाकर 3% तक ले जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 4.4% पे चला गया था, उसको धीरे धीरे लाते हुए 1-1.25% के आसपास हम लाए हैं, जो कि एक स्वीकृत एक्सेप्टेबल फिगर जिसका रहता है। महंगाई बहुत बढ़ गई। He is not yielding, Adhir Ranjan ji. देखिए, राज्यों का फिस्कल डेफिसिट पिछले वर्ष तक, मैं कहूंगा राज्यों का फिस्कल डेफिसिट पिछले वर्ष तक अगर सभी राज्यों को सामूहिक रूप से ले लिया जाए तो अच्छा था। राज्यों के फिस्कल डेफिसिट की जो मात्रा थी वो तो हमेशा केंद्र से भी बेहतर थी, लेकिन इस बार क्योंकि राज्य थोड़ा बोरोइंग ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र की जो विशेष चुनौती आई है उसका सामना करने के लिए, तो इस वर्ष उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आपने ये कहा कि प्राइसेस हैव रिजन, अब इसका तो डेटा होता है और हर चीज का आंकड़ा होता है। पिछले वर्ष में कई महीने ऐसे रहे जहां हमारे सामने चुनौती ये थी कि कुछ चीजों की कीमतें इतनी गिर गई कि किसान के ऊपर उसका गिरती हुई कीमत का असर पड़ने लग पड़ा। मतलब हम याद रखें कि यूपीए सरकार के दौरान जब आप सरकार छोड़ के गए थे तो यू लेफ्ट द गवर्नमेंट इन अ नियर डबल डिजिट इन्फ्लेशन सिचुएशन। 9%, 10% मुद्रास्फीति की स्थिति में छोड़ के गए थे, और पिछले दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 10 वर्ष के दशक में सबसे न्यूनतम स्थिति पे है। और इसलिए आपको लोएस्ट सीपीआई प्राइस इंडेक्स इन द लास्ट 10 ईयर्स और आपको लगे कि बिल्कुल स्थिति नियंत्रण से बाहर है, ये प्रत्यक्ष स्थिति नहीं है। वेणुगोपाल जी ने जो कहा, स्वाभाविक था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 1 या 2 क्वार्टर के ऊपर जो करेंसी में स्क्वीज आया उसका असर पड़ना था। इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जब करेंसी में स्क्वीज आएगा तो खरीदारी कम होगी,
और उसका असर 1-2 क्वार्टर में पड़ेगा, लेकिन उस एक क्वार्टर का फिगर ले लेना और कहना हम चाइना की ग्रोथ रेट से पीछे चले गए। चाइना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के वर्ष में भी आप लोग क्या कहते थे? मनमोहन सिंह जी ने तो यह कह दिया था कि द जीडीपी में फॉल बाय एटलीस्ट 2%। मैंने दोनों सदनों के अंदर भाषण सुने, दोनों सदनों में मैंने भाषण सुने, और 1-2 एजेंसीज ने तो यह कह दिया कि इट मे गो इनटू लेस देन 3%। The world is surprised that notwithstanding demonetization and the pressure of demonetization, you ended last year with a 7.1% growth rate, which is the highest in the world. दुनिया में कोई दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जो 7% के आंकड़े को बड़ी अर्थव्यवस्था जो पार किया हो, और वो भी डीमोनेटाइजेशन के वर्ष में, जहां की स्वाभाविक था कि थोड़ी सी कमती उसके अंदर आनी थी। अब डीमोनेटाइजेशन के संबंध में क्योंकि आपने जिक्र किया, तो जो आप बार बार प्रश्न पूछते हैं, मुझे लगता है अब कई महीने बीत चुके हैं, उसके ऊपर एक चर्चा हो जाए और थोड़ा इस विषय को आप गंभीरता से लीजिए, टेक इट सीरियसली इनटू दिस एस्पेक्ट। अगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिना विवाद के डीमोनेटाइजेशन का अच्छा असर पड़ा है, तो उसने टेररिस्ट फंडिंग को इस देश के अंदर स्क्वीज कर दिया। और उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। उसका मैं आई मिस्टर वेणुगोपाल, आई करेक्ट योर इग्नोरेंस, गिव मी 5 minutes। I'll correct your ignorance. I'll just, if you 2008 में अमरनाथ आंदोलन, 2010 में एक इनकाउंटर के बाद दूसरी बार हुआ, और 2016 में बुरहान वानी की हत्या के बाद, जब एनकाउंटर के अंदर उसकी हत्या हुई। ये 3 उदाहरण कश्मीर ने देखे, जबकि सड़क पे स्टोन थ्रोअर्स एजिटेशन जब होती थी तो हजारों की संख्या में, और 2008 और 10 में तो हमने देखा हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते थे। आज पिछले कुछ महीनों से कोई सप्ताह नहीं जाता जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का टेररिस्ट के ऊपर अपर हैंड है। जिसको वो लश्कर तौयबा या हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाते हैं, उनको मालूम है कि आज वो 4-4 साल 6-6 साल नहीं घूम सकते, 2 या 3 महीने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पकड़ लेती हैं। पहले जब वो पकड़ते थे और इनकाउंटर होता था तो हजारों की संख्या में स्टोन थ्रोअर आते थे और उनको वहां से बच निकलने की कोशिश करते थे। एक बार पिछले 6 महीने की स्थिति जान लीजिए, 25, 50, 100, इससे ज्यादा स्टोन थ्रोअर्स की संख्या इकट्ठी नहीं हो पा रही। और इसमें 2 कारण हैं। टेररिस्ट फंडिंग वहां पर स्क्वीज हुई, उन्होंने एक दूसरा हथकंडा अपनाया, और दूसरा हथकंडा यह था जो आज तक कश्मीर में नहीं हुआ था कि बैंक को लूटो। जो एक उत्तर प्रदेश का लड़का शर्मा लश्कर तौयबा के साथ पकड़ा गया, वहां पर वो वेल्डर था, लॉकर्स और सेफ्स को तोड़ना उसके लिए इस्तेमाल करते थे। सो द अटैक ऑन द बैंक्स इंक्रीज्ड बिकॉज दे नीडेड करेंसी। और आज जो एनआईए ने एक्शन लिया है कि जो लोग जिनके माध्यम से पैसा आता था और जो बांटते थे 500 और 1000 रुपए का नोट, और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कह रही, आपके देश के जितने इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, इंडिया टुडे चैनल ने इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, और उस इन्वेस्टिगेशन में उनके पूरे उन्होंने बयान दिखलाए कि किस प्रकार से वो पैसा आकर स्टोन थ्रोइंग एजिटेशन के लिए एक एक बड़ा नोट बांटा करते थे। द स्क्वीज ऑन टेररिस्ट फंडिंग इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। और ये केवल कश्मीर वैली में नहीं है।
Salim Saab, you should be happy about it. I don't know why you are worried about this. और ये स्थिति केवल कश्मीर में नहीं है, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। और इसलिए थोड़ा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच ले लीजिए। हम किस दुनिया में रह रहे थे कि एक तरफ आप कल्पना कर रहे हैं कि डेवलपिंग देश से हम डेवलप्ड देश बनेंगे, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और जीवन के हर पहलू में, मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहिए तो उसके लिए इतना कैश देना पड़ेगा फीस के अलावा। No, you are right. I'm agreeing with you. I'm agreeing with you. हमारी पॉलिटिकल फंडिंग के संबंध में मैंने बजट में भी कहा था, हम सब उसका स्पष्ट कारण जानते हैं कि क्या स्थिति थी इस देश में। तो प्रॉपर्टी खरीदना बिना कैश के दिए हुए लगभग कठिन ही नहीं, असंभव था। अकाउंट्स की 2 किताबें होंगी, और आज तक सरकारों ने कहा यह व्यवस्था चल रही है, क्यों नाराज करो, लोगों को चलने दीजिए। एक कठिन निर्णय था प्रधानमंत्री जी के लिए, और एक बार केवल डीमोनेटाइजेशन नहीं, मैं इसके अलावा आपको 15 और कदम बता देता हूं, जिसका असर यह होगा कि आने वाले कल में इस देश में व्यवसाय करना है या अगर इस देश में राजनीति करनी है तो इस पैसे की कल्चर के अंदर परिवर्तन आएगा। और वो आना शुरू हुआ है। मैं उसका आपको छोटा सा उदाहरण दूं। और इसमें जितनी मैंने जीएसटी पे राजनीति देखी, मैं एक चीज कहूंगा कि जीएसटी काउंसिल के अंदर बिल्कुल राजनीति नहीं थी। वहां मेरिट के ऊपर सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके अधिकारी देखते थे। बाहर हमारे विरोध वाले कुछ साथी बयान दे रहे थे कि 1 जुलाई से लागू मत करो, और काउंसिल में आपकी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर मुझे कह रहे थे प्लीज डोंट ब्लिंक, इंप्लीमेंट इट फ्रॉम 1 जुलाई, क्योंकि हम जानते हैं तैयारी हो चुकी है। एक बार आप रुकावट में चले गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आज क्या असर है कि आज इस परिस्थिति के बाद ये जो आज आप आंकड़े दे रहे थे कि 90-92 लाख लोगों की संख्या एडिशनल टैक्स पेयर एक साल में असेसमेंट देने वाले बढ़ रहे हैं, ये एक स्वाभाविक संख्या हो रही है। और इसका एक असर देखिए, हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद कम से कम एक संदेश स्पष्ट चला गया कि आज कैश के माध्यम से जीवन जीना, व्यवसाय करना ये सेफ नहीं रहा। आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे। आज जिन लोगों ने विदेशों में पैसा रखा हुआ था, जिस प्रकार से इंटरनेशनल कोऑपरेशन G20 में प्रधानमंत्री जी ने आरंभ करवाई, जितने समझौते हमने किए अलग अलग देशों के साथ, और जैसे आंकड़े आ रहे हैं, मतलब कुछ सप्ताह पहले मैंने पढ़ा कि स्विस बैंक्स कह रहे हैं कि इंडियंस डिपॉजिट्स इन द स्विस बैंक्स हैव डिप्लीटेड। और उस स्थिति में 1996 से लेकर 1996 से लेकर हम कोशिश करते रहे, हर बार संसद में भाषण, अध्यक्ष जी आपने सुने होंगे कि मॉरिशस की ट्रीटी रद्द करो, इसी से राउंड ट्रिपिंग होकर पैसा अपना वापस आता है। मॉरिशस के आधार पर साइप्रस की ट्रीटी थी, साइप्रस के आधार पर सिंगापुर की ट्रीटी थी। 1996 से चल रही थी। 2016 में मैंने तीनों ट्रीटीज रीराइट करवा दी कि ये जो डबल टैक्सेशन के नाम पर यहां टैक्स देंगे नहीं और वहां टैक्स लगता नहीं, और इसलिए अपना ही पैसा घूम के वहां से वापस आ जाता है, और उसका एक केंद्र बंद कर दिया। ये काम तो पहले भी हो सकते थे।
1988 में 1988 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून पास हुआ। ये देश कैसे चल रहा था इसका उदाहरण देखिए। 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून हुआ। लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें तो कोई मशीनरी नहीं प्रोवाइड की, देयर इज नो मशीनरी प्रोवाइडेड, हाउ इट विल बी एक्टेड ऑन। तो वो मशीनरी वैसी ही रह गई, इस पे रूल्स नहीं बन सकते। और वो एक पार्लियामेंट का लॉ पास हुआ 1988 का, इट रिमेन्ड अनइंप्लीमेंटेड। 2014-15 में हमने एक कमेटी बनाई कि इसको बदलो। 2015 में इंट्रोड्यूस किया, आप सबने उसको पारित किया। हमने उसको पारित किया। उस वक्त मुझे याद है सौगत रॉय जी यहां नहीं है, तो जब इस पे डिबेट आई तो सौगत रॉय जी ने यह कहा, you have amended the whole law, it was a 4-section law, you have added some 80 more sections. I think Mehtab ji also raised this question. So why don't you bring a new act? And the answer I gave you was, if I bring a new act in 2016, it will cover properties acquired benami from 2016. I want properties acquired from 1988 to be covered. We framed the rules, और आज इस देश में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, ये बिजनेस के लोगों ने भी इस्तेमाल किया, अधिकारियों ने भी किया और राजनीतिक नेताओं ने भी किया। आप कैश के माध्यम से जो शेल कंपनीज हैं, सलीम साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका राज्य हेडक्वार्टर है इसका दिस इज वो हेडक्वार्टर है इसका। आप शेल कंपनीज के माध्यम से उस कैश को घुमाकर वापस ले आइए, और किसी फर्जी नाम से वो कंपनियां चल रही हैं, कहीं दुकानदार डायरेक्टर है, कहीं ड्राइवर डायरेक्टर है, इस तरह के लोग हैं। और उसके माध्यम से आप कहीं संपत्ति एक्वायर कर लें, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। आज वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो इन फर्जी नामों से इस पूरे शेल कंपनीज के रैकेट के माध्यम से है, आज ऑल ऑफ देम आर बीइंग अटैच्ड। अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम विल बी लायबल टू बी एक्वायर्ड एंड देयर इज अ पीनल पनिशमेंट ऑल्सो। तो ये जो कदम है ये सामान्य कदम नहीं है जो सरकार उठा रही है। हमने मैडम जितने केसेस, नहीं अच्छा प्रश्न है, मैं मतलब उत्तर दूंगा। हमें 4 सोर्सेस से जो विदेशों में पैसा था उसकी जानकारी मिली है अभी तक। पहला सोर्स था जो HSBC के डिटेल्स आए, दूसरा था जो लिंचनस्टाइन अकाउंट्स के आए, तीसरा पनामा डिटेल्स में आए, एक वो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट था उन्होंने किया, और 5वां सोर्स ये है कि कई बार जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनी है उसके माध्यम से कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है। हम इंसिस्ट कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड 2017 से दे, और उसके पीछे एक व्यवस्था है, जो देश कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो टैक्स हेवंस थे, उनको विश्व भर के अंदर नॉन कंप्लायंट स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसलिए वहां के जो सरकारें हैं वो हमारे पास आती हैं कि जब इंटरनेशनल हियरिंग होगी तो आप हमारी सहायता करिए, आप कम से कम शिकायत मत कीजिए कि हम नॉन कंप्लायंट हैं। और इसलिए ये उसका दबाव डाल के भी उनके साथ हमने अब ट्रीटी कर ली, जैसे स्विट्जरलैंड के साथ की। हम चाहते थे 2017 से मिले, वो 2018 से 19 से देंगे।
और केवल ये नहीं देंगे जो उस वक्त वहां है, पुराने भी कई आ जाएंगी। तो ये जितनी डिटेल्स आती हैं, इन सब डिटेल्स में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के अगर आप केस चला दोगे तो जिसका अकाउंट है, नाम भी आ गया, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं होगा। उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेशन चाहिए। तो जिन जिन केसेस में आते जा रहे हैं, उनमें पहला कदम होता है कि हम उनको नोटिस देते हैं, उनकी इनकम टैक्स की असेसमेंट करते हैं और उन पे टैक्स डिमांड रेज करते हैं। और उसके साथ साथ जो उपयुक्त कानून हम लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डालते हैं, HSBC के अकाउंट्स में, लिंचनस्टाइन के अकाउंट्स में, और अब कुछ पनामा अकाउंट्स में भी ये प्रक्रिया, क्योंकि कुछ में डिटेल आई है, कुछ नहीं आई। और मैं ये भी कह दूं, उनमें से कई नाम ऐसे आते हैं जो एक तरीका लोगों को मिला हुआ है NRI स्टेटस क्लेम करने का, और वो NRI स्टेटस क्लेम कर लेता है तो फिर हम देखते हैं ये वैलिडली क्लेम किया है कि नहीं, और अगर वैलिडली क्लेम किया है तो उसको कुछ लाभ मिल जाता है, नहीं किया तो देन ही इज लायबल फॉर दैट प्रोसिक्यूशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। जानकारियां बढ़ रही हैं, लेकिन देयर इज अ ग्रेट डिसइंसेंटिव नाउ इट्स बिकम अ वेरी रिस्की बिजनेस। उसमें आपकी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, लेस कैश का प्रोसेस, विदेशों में बाहर पैसा रखना, उसका खतरा। और मैं आपको एक चीज बतला दूं कि GST का जो GSTN का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के बाद किसी बिजनेस में से कैश जनरेशन करना जिन्होंने बनाया है, ये बहुत कठिन है। और आज भी लोग प्रयास कर सकते हैं उस सिस्टम को बीट करने का, और इसकी व्यवस्था बड़ी सिंपल है। उस सिस्टम में यह क्षमता है कि जहां से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, वो हर महीने अपनी रिटर्न फाइल करेगा, और मैंने किस किस डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा उसका GSTN नंबर देगा, और किसको कितने का बेचा उसके वाउचर्स देगा। डिस्ट्रीब्यूटर अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिटर्न फाइल करेगा, उनके नंबर देगा। सब डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर्स की देगा, और रिटेलर अपना देगा मैंने कितनी सेल की। और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल परचेज से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक 7-8 कदम हैं, तो हर महीने की 10 तारीख से पहले हर रजिस्टर्ड डीलर को अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी। और उस सॉफ्टवेयर में कैपेसिटी है कि 320 करोड़ वाउचर हर महीने मैच करेगा। और जहां मैचिंग नहीं होगी वहां प्रश्न उठेंगे, और जहां मैचिंग होगी तो आपके 12 महीने का अगर मैच हो गया तो आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपके लिए इतनी सरलता है कि आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप पूरे जीवन भर नहीं देखोगे कि मेरा असेसिंग ऑफिसर और टैक्सेशन ऑफिसर कौन है। और अगर मैचिंग नहीं होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रश्न उठेगा, तो फिर उसको सामने जाना पड़ेगा। तो GST के बाद, और जो आपने प्रश्न उठाया कि एक बार हम लोग समझ लें कि कई बार जो लोग, कुछ इंडस्ट्रीज टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बाहर थी, GST में पहला लाभ आपको हुआ कि सारी ऑक्ट्रॉय पोस्ट हट गई। अब एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रक सीधा सामान लेकर जा सकता है, कोई 1 दिन बचाएगा, कोई 2 दिन बचाएगा। समय बचता है, फ्यूल बचता है, जो इन्वेस्टमेंट उस सामान के अंदर हुई है उस 2 दिन लाभ होता है। आप BCO अलग अलग अधिकारियों के सामने अपनी रिटर्न फाइल करते थे, आज आपकी एक रिटर्न होगी सिर्फ। Your interface is only with one person, not even with one person, with one software. बिल्कुल इंटरफेस व्यक्ति के साथ समाप्त करने से भ्रष्टाचार भी कम खत्म होता है, हैरेसमेंट भी कम होती है। आप ईमानदारी से फाइल करेंगे, आप शायद पूरे जीवन अधिकारी का शक्ल नहीं देखेंगे।
उसका तीसरा लाभ आप देख लीजिए कि वॉल्यूम जो बढ़ता है, मैं आपको आंकड़ा बतला दूं कि 125-130 करोड़ के इस देश में जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे, जिसमें मेन वैट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, इसके टोटल रजिस्टर्ड डीलर्स हिंदुस्तान में लगभग 80 लाख थे। ओनली 80 लाख रजिस्टर्ड डीलर्स वर देयर। अब एक शिकायत हमें आने सुनने लगी, अरे इस देश में लोगों को सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, वो कैसे करेंगे, तो इसलिए जीएसटी मत करो। तो एक तरफ तो आप क्लेम करते हो कि हिंदुस्तान इज द सॉफ्टवेयर पावर ऑफ द वर्ल्ड, और आप डील किससे कर रहे हो? 130 करोड़ में से जो इकोनॉमिकली एफ्लुएंट सबसे बड़े 80 लाख लोग हैं, द टॉप 1%, लेस देन दैट। और आज 1 महीना पूरा हुआ है, इस 80 लाख में से कई लोग ऐसे थे जिनकी 2 बार या 3 बार भी थी रजिस्ट्रेशन। वो वैट में भी रजिस्टर्ड था, एक्साइज में भी था, सर्विस टैक्स में भी था, तो स्वाभाविक है संख्या कम होती। आज लगभग 72 लाख पुराने वाले माइग्रेट कर चुके हैं, 13 लाख नए वाले आ चुके हैं, और धीरे धीरे इस साल के अंत तक हम देखेंगे कि जो बेस है टैक्सेशन का वो अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें दूसरा एक और गुण समझ लीजिए, जो सामान्य गणित होता है वो जीएसटी पे कई बार लागू नहीं होता। वो लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि जीएसटी में इनपुट का क्रेडिट मिलता है। अगर किसी पे टैक्स 0 है तो वो सस्ता होगा और 5% वाला महंगा होगा, ये नहीं है जीएसटी में। 5% सस्ता होगा, 0 महंगा होगा, क्योंकि 0 वाले को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। मान लीजिए अगर ये मेज है तो जब बनी तो लकड़ी के ऊपर भी टैक्स हुआ लगा होगा, स्टील लोहे पे भी लगा होगा, वायर्स पे भी लगा होगा। उन सब पे जो टैक्स दिया हुआ है वो इनपुट क्रेडिट, जो फाइनल प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उसके अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और क्योंकि हर व्यवसायी को वो डिडक्शन लेना है, इसलिए वो पूरा डिस्क्लोजर करे कि मैंने कितना ट्रेड किया, उसके हित में है। He has to disclose the transaction of his business. और कई बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और पहली 2-3 स्टेजेस पे इतना टैक्स जा चुका है कि उसके इनपुट क्रेडिट से तीसरी स्टेज पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कॉटन टेक्सटाइल, आपने फाइबर पे भी 5% दे दिया, यान पे भी 5% दे दिया, तो जब कपड़ा बनेगा तो उसका 5% आपको नहीं देने की जरूरत होगी, वो उसमें सब्स्यूम हो जाएगा। लेकिन शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि 5% पे तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मेरा वो 5% बचने के लिए मुझे अपना बिजनेस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इनकम टैक्स तो फिर देना पड़ेगा ना सारा। तो इसलिए जीएसटी का असर केवल इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे नहीं है, इसका असर एक डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी है। और एक प्रकार समझ लीजिए, ऐसी कोई, वेणुगोपाल जी, देयर इज नो सच इकोनॉमिक प्रिंसिपल which has been framed where you can say, let us spend more, but let us exempt A, B, and C all commodities and let us collect less. So this entire argument I have heard from several members, exempt X, Y, and Z, collect less, but the country's economy needs a boost, therefore you spend more. और इसका असर देखिए, अगर मान लीजिए जीएसटी से आपका कलेक्शन राज्यों का बढ़ता है या केंद्र का बढ़ता है या इनकम टैक्स बढ़ता है, तो जितने आप विषय उठाते हो, जो आज तक हम टैक्स नॉन कंप्लायंट सोसाइटी रहे, कैश में ट्रांजैक्शन कर लिया, विदेश में रख लिया, कौन पूछने वाला है, इस व्यवस्था को जो तोड़ा जा रहा है आज उसका असर आप देखिए।
जिस दिन डिफेंस पे चर्चा होती है तो हम लोग कहते हैं व्हाई इज देयर इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, बाय मोर फॉर द आर्मी। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक कैंडिडेट की टैक्स रिटर्न्स के विवाद को लेकर आया, डिड यू कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड द आर्मी? यू डिड नॉट पे टैक्सेस, सो यू आर नॉट डिजर्विंग टू बी अ प्रेसिडेंट। ये आर्गुमेंट था। और कोई भी व्यवसाय कहे, एंड प्लीज कंसिडर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर इन पावर इन सम स्टेट्स, वी आर इन पावर इन सम स्टेट्स. States are spending, center is spending. How can somebody say, for my industry, I can understand for poor, which is common man's user, food grain, open food grain which is sold, all items we zero rated them. They were not zero rated earlier. World over, the effort is to keep food at a cheaper price. तो हमने नॉन ब्रांडेड फूड जितना था उसको जीरो में इसलिए ले आए कि गरीब आदमी भी उसको, आम आदमी भी इस्तेमाल करता है। पहले अगर देश की वेटेड एवरेज देख ली जाए तो जो फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थी, पंजाब था, हरियाणा था, उत्तर प्रदेश था, चाहे वैट लगता था चाहे परचेज टैक्स लगता था, ओपन फूड ग्रेन पे भी 5% के करीब वेटेड एवरेज देश भर में थी। फूड ग्रेन को हमने जीरो कर दिया, और हमने मतलब पूरी जीएसटी काउंसिल ने, केंद्र और राज्यों ने मिलकर किया। और बाकी कमोडिटीज के ऊपर जितना आपको इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पे था, और ये स्वाभाविक है, आई एम नॉट सेइंग दैट द काउंसिल्स एक्सरसाइज इज परफेक्ट। जब लोग रिप्रेजेंट करते हैं, काउंसिल मिलती है, 64 रेट्स वी रिकंसिडर्ड एंड रिड्यूस देम। It's responsive to the people. Finance ministers are responsible to their own states. We are again meeting on the 5th. So once a month now we will meet every month so that we'll know where the shoe pinches. But at the end of the day, a larger revenue for your states, for the center means more money for development, more monies for rural India, more monies for infrastructure, more monies for your healthcare and educational schemes. और इसलिए उस दिशा के अंदर उसको लेकर जाना है। सर, we can take an isolated case and exaggerate it, but I can tell you, after input credits, the weighted average of the present rate of taxes is less than what it was on the 30th of June. You are also have been in power in, you have been in power in some states, still are. Tripura, Kerala, and therefore the weighted average, in fact, your state has taken a stand, Kerala, that on some commodities, please tax more. Your state has taken a stand, and the reason is, your state has been saying, and with a responsible reason, why are you reducing it so much that less than the previous rate? Otherwise, the states may run into losses. My own view is it may not happen. If it happens, we'll compensate those states. But at the end of the day, and therefore when you say, today you gave an example, 28% on your restaurants. Houseboats. Let me just tell you. All hotels below 1,000 rupees, what is the tax? जहां गरीब आदमी रहता है, 1,000 रुपए से कम जिसका रेट है, कि आम आदमी रहता है, उसका कितना टैक्स है? 0। 1,000 से 2,500 तक कितना है? 2,500 से लेकर 7,500 तक कितना है? 18। और जो 28 है वो उन सुपर 5 स्टार होटल्स का है। अब आपने अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट सिर्फ सुपर 5 स्टार होटल्स के पक्ष में दे दी। I'm telling that. I invite your attention on Kerala is depending upon tourism. The main
main income of tourism of Kerala is houseboats, that backwater tourism. Therefore, you have increased the tax of 28% in that house. It will affect tourism. That is what my argument. Our tourism minister is also here. And the consumer is capable of paying 10,000 rupees a day, then he can surely pay a higher rate of tax also. Ultimately, the houseboat owner doesn't pay. Let us be very clear. Please. At the end of the day, no trader is going to pay a single rupee out of his own pocket. It's the consumer who pays. And therefore, it's the consumer who pays. And which is the category of consumers which has objected? आपने 0 रेट भी रखा, 5% भी रखा, 12% भी रखा, और जो बहुत सुपर 5 स्टार्स हैं उनके लिए 28 कर दिया। और आपने कहा कि मैं आज सिर्फ सुपर 5 स्टार्स का कॉस्ट प्लीड करूंगा। जो लोग उन होटलों में रहते हैं वो 1000-2000 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स दे सकते हैं। All right. Now let us come to ordinary people. Salim Saab, you have raised a very valid point. Up to 20 lakhs turnover, there is no tax. So whenever we give an exaggerated example to say tea vendor, so if your turnover is up to 20 lakhs, 20 लाख तक आपकी turnover है, कोई टैक्स नहीं है। आपकी अगर टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, 75 लाख तक है, और आप ट्रेडर हैं, इफ यू आर अ ट्रेडर, व्यापारी हैं, तो 1% पे कॉम्पोजिशन ऑल ओवर द कंट्री, 1%। इससे तो कम टैक्स हो नहीं सकता, वह 1 से कम तो सिर्फ 0 ही होता है। और मैन्युफैक्चरर हैं तो 2%, और अगर रेस्टोरेंट्स हैं तो 5%। और अगर आपकी टर्नओवर करोड़ों में है, मतलब इफ यू आर नॉट इवन इन द 75 लाख कैटेगरी, देन इफ यू आर नॉट एयर कंडीशनड, it will be 12 if you are air conditioned and it's a luxury hotel or a restaurant, it will be 18. लंगर किसी भी प्रसाद लंगर के ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि वो बेचा नहीं जाता, वो बिकता नहीं है, तो इसलिए उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इसलिए व्हेन यू से रोड साइड अप टू 20 lakhs नो टैक्स, सलीम साहब प्लीज कंसिडर दिस, दैट दोज 29 states, union territories, center, they are also accountable to the people. They know in their states where the shoe pinches. So bulk of the very small ones will not pay tax. The medium size will get a composition scheme. The bigger ones, then of course will have to be a part of the taxation structure. And then please remember that in all cases when you say 12% or 18%, or even 28%, when you say 28%, it doesn't mean 12 or 18 or 28. It means 12, 18 or 28 minus input credit. So in a hotel, let us say, when he constructed the hotel, in the initial years, he has paid taxes on the construction part, on sanitary fittings, electricity, cement, steel, furniture. In the day-to-day operation, he has paid taxes on crockery, on cutlery purchase, on food items, on branded foods, on ketchup, on tea. जो उसके ऊपर दिया हुआ है वो सारा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने कहा जैसे टेलीकॉम कंपनीज पे 15 से 18 हो गया, अब 18 माइनस इनपुट। तो जो इन होटल्स में जो स्टाफ को मोबाइल फोन भी दिया हुआ है, उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है वो भी डिडक्शन मिलेगा इनपुट क्रेडिट में। तो इसलिए द पॉइंट दैट प्रेमचंद्रन रेज्ड, आई थिंक इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. He speaks in the end but always comes out with
what if this benefit is not transferred to the consumer? That's the point you raised. In many industries, this is happening. And this is happening, for example, in automobiles. The rate of taxation remained the same. But the benefit of the whole chain created by GST brought the prices down. And many companies, so we hope, as in automobiles, competition is the best check. But if that doesn't happen, we have, for the initial years period, put an anti-profiteering clause in the law. The industry was resistant to this clause. But this was anticipated, so it has been put in the clause. And because it has been put in the clause, what the machinery is going to be, so that there is no misuse of this clause also, the council is considering this. And as I said, we are meeting a few days from now, and therefore we are in the short while going to finalize the entire mechanism as far as the anti-profiteering is clear. All you need is to make a few examples, and then everybody will fall in line. That if there is a benefit of the input credit, then the cost correspondingly must go down. That is the entire advantage that you have. Madam, that's an issue which Telangana government has raised with us. That's an issue which is on the table. The council will consider it. That's an issue. It's been flagged as an issue, and it's an important issue. Consumers. Madam, this is a transaction tax. The nature of products has not changed. The methodology of taxation has changed. And the methodology of taxation in the long run, medium and the long run, will bring those prices down because of the input chain which is created. Today, on several products, you are paying a tax twice over. Tax was being paid on the same product at the manufacturing stage. Then at the sale stage, the tax on tax itself was being paid. Cascading. Please. In the consumers in the restaurants. में साउथ इंडियन मिल खाया, वहां लिखा है CGST 8.9%, GST 9%, 18%. मैं जब बिल पेमेंट किया, वो एमपी में जानते हैं. मैं सीधा बोल रहा हूँ. वो कहे कि आपके अरुण जेटली जी खा गए 18% का खाना. तो ये आपका बदनामी हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट किया गया, मुझे पता नहीं है, मैं तो पे किया. देखिए, जैसे वो ट्रेडर पकड़े जाते हैं ना, आप भी पकड़े गए. आजकल ट्रेडर भी इस तरह के एग्जाम्पल कई देते हैं. 9% प्लस 9% सिर्फ एयर कंडीशन में होता है, ढाबे पे नहीं होता. ढाबे पे 6% प्लस 6% होता है. यूसी जो रेट आपने बताया वो एयर कंडीशनड क्वालिटी रेस्टोरेंट का है. तो इसलिए आई नो यू आर अ मार्क्सिस्ट, यू मे नॉट एडमिट दैट यू वेंट टू अ टॉप रेस्टोरेंट, बट योर 9+9 gave it away. मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं. बहुत हर स्टेट में अलग रेट. दिल्ली में कई होटल्स ऐसे हैं जिसमें 30 जून तक अलग अलग लग्जरी टैक्सेस एंड प्लस योर लोकल वैट एक्सेट्रा मिला के रेट जाता था 26% तक. और उसमें एक चीज याद रखिए सलीम साहब, सीरियस नोट पे, एक अंतर इस व्यवस्था में आया है. पहले जब बिल मिलता था तो सिर्फ वैट लिखा होता था, एक्साइज अलग से नहीं लिखा होता था. एक्साइज वॉज ऑलवेज एम्बेडेड इन द कॉस्ट. Excise, being a manufacturing tax, was never separately mentioned. So आप कपड़ा खरीदने जाते थे तो दुकानदार कहता था कपड़े की कीमत इतनी है और वैट इतना है. आपको ये नहीं बतलाता था कि कपड़े में एक्साइज कितना है. आज जो प्राइसिंग होगी उस कपड़े का दाम कम करेगा, उसमें से एक्साइज निकालेगा, फिर उसमें जो इनपुट क्रेडिट का आपको लाभ मिलना चाहिए, और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. तो स्वाभाविक है कि वैट की तुलना में जीएसटी का रेट ज्यादा लगेगा, बिकॉज द एम्बेडेड टैक्स विच वॉज नॉट विजिबल टू अ नेकेड आई, बिकॉज इट वॉज एम्बेडेड इन द कॉस्ट,
as an excise is today separately given. The CGST component is really the embedded tax earlier, which was the central excise. And therefore you will have to bear this in mind. दिल्ली में जैसे मैं उदाहरण दूं, ये बड़े होटल्स में जाकर 26 से 28% पड़ता था. जब 18% किया तो उसमें गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ लग्जरी टैक्सेस और कई स्टेट्स में अपने उस प्रकार के टैक्सेस थे, वो सारे जीएसटी के अंदर उस तरीके से सब्स्यूम हुए. मैडम, इसके अतिरिक्त कई अन्य इश्यूज रेज हुए हैं और उसमें एक इशू बार बार आ रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपोज के बारे में. An issue is being raised with regard to defense local manufacturing, particularly in the government sector. We have set up over the last few decades several good ordnance factories. The ordnance factories have been involved in some essential and good ammunition manufacturing. They've also been involved in some functions which are not ammunition manufacturing functions. So the object really is that all these ordnance factory depots, none of them is going to be privatized. There is no such proposal. No employee is going to be retrenched. But instead of concentrating on non-essential functions, the ordnance factories must concentrate on manufacturing ammunition and weapons. So do we need ordnance factories which are doing tailoring jobs? General V.K. Singh is laughing at this. Our ordnance factories should not be doing tailoring jobs. They should be doing ammunition manufacturing. And therefore, the ordnance factories are all being maintained. None of them is being privatized, and please don't have this particular fear. BHEL. You see, as far as from time to time, the government considers either disinvestment or even privatization. And therefore, in regard to any individual cases, I don't want to make a comment because these announcements start impacting on the market. The only one which is in public domain is with regard to Air India. An argument was raised by my friend from the other side. We really have to decide what we want to do. We want aviation in this country is becoming a success story. Today you have some 600 to 700 domestic planes domestically flying in India. China has 5,000. And therefore, the manner in which our economy is growing over the next few years, this sector is going to radically expand. In India, we overcame the mental resistance and involved private sector in airports. Today, I can say with certainty that some of our big airports in the country are better than most airports in the world. They are better than European airports, they are better than the American airports. They are being rated in the first 2-3 world over, some of the better ones, the ones in Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bangalore. These are great airports which have come up. And therefore, this... Please. Not like this, please. It is unending otherwise. Yes. Now, as far as Air India is concerned, Air India has, as far as the international sector is concerned, a certain market share. Domestically, it has about 15-16% market share. So as it is, in a competitive world today, some 84-85% of your passengers within the country are flying in private airlines. What has this led to? This has led to more flying, more aircrafts, even middle class, lower middle class people getting onto aircrafts. And now your move is for regional connectivity. You have 72 airports in the country which are carrying commercial airlines.
The aviation ministry is now trying to have another 30, 35, 40 airports, and every state is clamoring for 2 or 3 more airports within the state. कि 2-3 बड़े एयरपोर्ट्स मेरी स्टेट में भी बने, कई सदस्यों ने कहा कि मेरी स्टेट में दो, मेरी कंस्टिट्यूंसी में दो, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। और गवर्नमेंट ने जो रीजनल कनेक्टिविटी की योजना बनाई है कि 1 घंटे की फ्लाइट 2,500 रुपए में, जिसमें इनिशियल ईयर्स में थोड़ा टैक्सेशन बर्डन की सब्सिडी हम लोग देंगे ताकि देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़े। अब उसमें हम लोगों को तय करना है, और तय ये करना है कि एयर इंडिया का क्या करना है, कब तक जनता से हम टैक्स इकट्ठा करते रहें। और एक पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस, टुडे द डेट इज 50 to 55,000 crores। ये कोई छोटा डेट नहीं है, और इसलिए किस तरीके से नेशनल कैरियर बना रहे, बचा रहे, उसमें सुधार हो, वो एक मेजर कंपेटिटर रहे, उसकी शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट किसके पास है। और अध्यक्ष जी, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के ये अनुभव रहा है कि जहां जब मोनोपोली थी तो मोनोपोली एनवायरनमेंट में ऐसी संस्थाएं चलती थी, कंपेटिटिव मार्केट के अंदर उसकी चुनौतियां अलग होती हैं, और इसलिए इस कंपेटिटिव मार्केट के अंदर इसका क्या करना है, सरकार इस पे उपयुक्त निर्णय लेगी। इसमें कर्मचारियों की सर्विसेज बची रहे, ये भी हमारा भी स्वार्थ है, बट वी मस्ट not create a situation which leads to not being able to save the existing jobs. Because if we keep running any commercial establishment, I'm not talking of Air India, in general any PSU, where examples are given, and it is run as more as a government department rather than a commercial establishment, then let alone create new jobs, we won't be able to save some of those jobs. And therefore, we will take each case on its own merit and decide what is the larger interest of that corporation, and that corporation should be saved. We are not in favor of closing down any corporation itself to the extent that is possible. इसके अतिरिक्त मैडम, अगर देश के अंदर साधन बढ़ते हैं, मैंने कहा, तो देश की सुरक्षा, देश के ग्रामीण क्षेत्र, देश का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्वाभाविक रूप से प्रायोरिटी एरियाज होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से इसका पहले 1 महीने में आरंभ हुआ है, मतलब पीपल एक्सपेक्टेड अ मेजर डिसरप्शन, एवरीबडी सरप्राइज्ड विद ए स्मूथ टर्नओवर, एंड आई मस्ट से in this smooth turnover, the revenue officials of the center and the states, and I'm particularly also complimenting the states for the reason, the states know that more the GST expands, more is the revenue they are going to get, because bulk of the revenue is going to go to them, and therefore the smooth switchover has been reasonably smooth. In a massive switchover of this kind, there can be technical glitches like overloading of the system at times, etc., but I think they are all rectifiable. With these few observations, Madam, I move that the... Madam... बैठिए, please. Yes. Madam, I'd like to answer Mr. Venugopal. Madam, in the absence of any other argument, the RBI must tell us immediately. And the RBI has said, whenever we finish this exercise, we'll let you know. Now, kindly understand the schedule. During the demonetization period, the RBI, from the banking chest, the details they were getting, they were giving you the approximate figure, that this is the amount which seems to be coming. Today, they have to count every currency note. They have to take the fake currency out. These figures of fake currency that you gave are not the figures of these notes which have been deposited in the banks itself. That is yet to come. That exercise the RBI has taken to a very advanced level. And please remember, since March I am hearing, tell us the figure.
as though the counting of these millions and billions of notes can take place overnight. After the deposits were closed in December, there was a time period for the NRIs. That closed. The last tranche has come in the month of July. The cooperative banks which had collected in the first 4 or 5 days. So that tranche has come, and from March I am hearing this argument, tell us the currency, tell us the currency. Please study this subject closely. And therefore, as soon as they complete this exercise, this figure will be placed by them before the country, along with the figure of the fake currency they have detected in this whole process. This is a figure which is known, which will be known only to the Reserve Bank. Yes. And this will be known to the Reserve Bank, and the Reserve Bank will make a public declaration of this. Thank you.